इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट 20 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की सूची नहीं आई है। आज बहुत ही अहम बैठक है सीईसी की दिल्ली में, और आज इस बैठक में क्या रहेगा खास, किस तरह कांग्रेस को अपनी तैयारियां तेज करने की जरूरत है, इस चीज का विश्लेषण आज हमारे साथ करने के लिए प्रदीप पंडित जी जुड़े हुए हैं। 4 दशक के ये पत्रकार हैं। इनफैक्ट सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव आज तक पर। सर, लास्ट मिनट अंतिम समय में ही कांग्रेस अपनी सूची रिलीज करती है। 2018 में भी इन्होंने यही किया, अभी भी यही कर रहे हैं। कह रहे हैं पितृपक्ष चला जाए उसके बाद अपनी पहली सूची रिलीज करेंगे। आज सीईसी की बैठक है। आपको क्या लगता है, ये जो अंतिम समय में आके ये चीजें करते हैं, फायदेमंद होता है या इनके लिए नुकसानदायी होता है? एक लंबे समय से तो ये कतई फायदेमंद नहीं हुआ। जब से सम्मिलित सरकारें बनी, मैंने 60 दशक के बाद जो कांग्रेस का पराभव काल है, उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन करते वो उसी तरह हैं जब 2/3 बहुमत की सरकारें हुआ करती थी, वो जमीन पर सिर्फ एक ही झंडा फहराता था, वो एक ही पार्टी हुआ करती थी। तो मैं वो चुनाव लड़े न लड़े, वो तो जीती हुई पार्टी थी। अब वो हालात नहीं है, लिहाजा इनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। अगर ये जमीन से वस्तुतः वो वोट पाना चाहते हैं जो उनके लिबरलिज्म, गांधीज्म या कुछ और चीजें जो जिससे कांग्रेस अपने को उभरता हुआ महसूस करती है, तो उसको थोड़ा त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया करनी चाहिए, बजाय इसके कि रसायन शास्त्र की तरह आप समीकरण संतुलित करने में लग जाएं। जी सर, 40% एमएलए से नाराजगी है, और अभी तक जो खबर लग रही है कि 10 से 15 लोगों की ही टिकट कटेगी, क्योंकि डैमेजिंग की बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल कांग्रेस नहीं कर पाएगी। आपको लगता है कि इस स्थिति में उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए? 40% का वो रिस्क लेने के इस पोजीशन में है आज की डेट में? नहीं, रिस्क तो उनके पास पूरी सरकार के जाने की है। इस वजह से भी कि उनके भ्रष्टाचार और फना और जितने उन्होंने विज्ञापन किए हैं, उतना काम जमीन पर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो वहाँ का वोटर भी ये सवाल कर रहा है कि आखिर भूपेश बघेल सरकार ने इन 5 सालों में क्या किया। कागज, होर्डिंग्स और वगैरह वगैरह, जो टेलीविजन और इस तरह विज्ञापन की दुनिया में तो उनका झंडा फहरा रहा है, लेकिन जमीन पर ये सब नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगता कि कोई बड़ा काम हुआ है। वहाँ की अपनी राजधानी में कोई काम नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर आखिर आदमी, वो जो वोटर है, वो पूछेगा ना। बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं हुआ, सारे युवा परेशान है। अब आपने किया नहीं किया भ्रष्टाचार, वो तो जनता को बताइएगा, लेकिन वो जो एक बार जो मानस बना लेती है वो नहीं बदलता है, और ये मानस शायद उनको दिक्कत दे सकता है। सर, अंतिम सवाल ये है कि वुमेन वोटर्स जितने भी थे, इस बार 1,19,000 से ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल वोटर्स। लास्ट टाइम भी ऐसा देखा गया था कि विमेन वोटर्स बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था वोटिंग के पूरे इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और जहां पे विमेन वोटर्स ने ज्यादा वोट किया वो कांग्रेस के पाले में चली गई वो सीटें। 2013 में भी यही हुआ था। क्या आपको लगता है टिकट वितरण के टाइम पे इस बार वो चीज बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है? हाँ, उनको रखना ही चाहिए, क्योंकि 2018 का जो वोट था वो तो सभी तरह के वोट उनके पास ज्यादा गए थे। वोट परसेंटेज में छत्तीसगढ़ में कभी 10% का फासला रहा ही नहीं। यहाँ मैक्सिमम 2% तक फैसला हो जाता है। लेकिन पिछली बार जो मैंने 2018 में जो कांग्रेस को वोट मिला वो करीब 10% ज्यादा था, जिसकी अब स्थिति नहीं है कि उनको मिल जाएगा। इसलिए वीमेन वोटर उनको वोट इस बार भी करने जा रहा है, इसका कोई बहुत आधार नहीं है। इसलिए भी क्योंकि वो नारी शक्ति वंदन विधेयक जो मोदी जी लाए, फिर उन्होंने जिस तरह और लोगों को अप्रोच करने, उनके जन्मदिन पे ही उन्होंने जो 3 लाख रुपए देने की घोषणा की उन बच्चों को जो बिना बैंक गारंटी के लोन ले सकते हैं। ये 2 ऐसे मसले हैं जो उनका जो कोर बैंक था यहाँ के लिहाज से, वो इनके पास जाता हुआ दिख नहीं रहा। इस बार स्थिति 2018 से काफी बदली हुई है, और इनफैक्ट इसीलिए कांग्रेस को अब जल्द ही अपनी पहली सूची निकाल देनी चाहिए। ज्यादा डिले करना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा डैमेज करने की स्थिति में आ जाएंगे, और कांग्रेस उसे कंट्रोल करने की स्थिति में भी नजर नहीं आ रही है। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।